नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के पहले महान सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। यह कहानी है मौर्य साम्राज्य की। जरा सोचिए, एक ऐसा एम्पायर जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। यही तो है मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी पहचान। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मौर्यों के आने से पहले भारत का नक्शा कैसा था? यह कई छोटे छोटे राज्यों में गणराज्यों में बटा हुआ था। मतलब एक बिखरा हुआ सा लैंडस्केप था जो बस किसी बड़ी शक्ति के उदय का इंतजार कर रहा था। तो यह साम्राज्य मौर्य साम्राज्य चला करीब 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। और पता है, इसे ही भारत का पहला सच्चा अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है। इसकी नींव रखी थी महान चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनकी राजधानी थी शानदार पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं। देखिए, किसी भी महान साम्राज्य के पीछे कुछ महान लोग होते हैं, और मौर्यों के मामले में 3 ऐसे शासक हुए जिन्होंने इसकी किस्मत लिख दी। सबसे पहले इसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आए उनके बेटे बिंदुसार जिन्होंने साम्राज्य को और भी बड़ा बनाया, और फिर आए अशोक जिन्होंने साम्राज्य की सोच, इसकी आत्मा ही बदल दी। इन तीनों की कहानी ही असल में मौर्य वंश की कहानी है। चंद्रगुप्त की कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से उठकर उन्होंने चाणक्य, जी हां, वही जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी मदद से उस वक्त के ताकतवर नंदवंश के राजा धनानंद को हराया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और चंद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जबरदस्त रणनीतिकार भी थे। उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया, और इसके बाद जो डील हुई वह तो मतलब कमाल ही थी। सोचकर देखिए, सिर्फ 500 जंगी हाथियों के बदले में उन्हें आज के अफगानिस्तान तक का एक बहुत बड़ा इलाका मिल गया। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार। उन्हें एक नाम मिला था, अमित्रघात, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को दक्षिण में बहुत दूर तक फैला दिया। अब सवाल यह उठता है कि भाई, इतने बड़े साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे जाता था? जवाब है, एक बहुत ही शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जरिए। उनका पूरा सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड था। सबसे ऊपर यानी सेंटर में थे राजा, और उनकी मदद के लिए एक पूरी मंत्री परिषद होती थी। फिर पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें राजकुमार संभालते थे। और एकदम लोकल लेवल पर जाएं तो गांव के लिए ग्राम प्रमुख थे, और शहरों के लिए तो खास कमेटियों तक बनी हुई थी। पर इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? इसका जवाब छिपा है जमीन और व्यापार में। इकोनॉमी का बेस था खेती, और उपज का लगभग छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा माइंस, जंगलें और ट्रेड, इन सब पर भी स्टेट का पूरा कंट्रोल था। इस पूरी व्यवस्था का खाका हमें चाणक्य के मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। और हां, इस साम्राज्य की असली ताकत वो थी इसकी विशाल सेना। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज के मुताबिक मौर्यों के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 3,000 घुड़सवार और 9,000 जंगी हाथी थे। यह उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। कमाल है ना? अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जिसने सिर्फ एक राजा को नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बड़ा सवाल है ना? कि कैसे सिर्फ एक जंग एक जीतने वाले सम्राट को शांति का दूत बना सकती है? इसका जवाब छुपा है कलिंग के युद्ध में। बस ये एक नंबर देखिए, 1 लाख से भी ज्यादा। ये उन लोगों की संख्या है जो 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में मारे गए थे। उस जंग के मैदान में हुए विनाश ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस खून खराबे के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध को अलविदा कह दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी पॉलिसी को दिग्विजय यानी सैनिक जीत से बदलकर धम्म विजय कर दिया, यानी धर्म और नैतिकता से जीत। उन्होंने अपने शांति के संदेश को पूरे देश में पत्थर के खंभों पर खुदवाया, और इतना ही नहीं, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को इसे फैलाने के लिए श्रीलंका तक भेजा। अशोक के इस बदलाव का असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि कला और आर्किटेक्चर पर भी पड़ा, जिसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। मौर्य काल की कला की पहचान है उसके बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ, जिन पर एक खास तरह की चमकदार पॉलिश होती थी। सांची जैसे महान स्तूपों का बनना और बराबर जैसी चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाना, यह सब भी उसी दौर की देन है। इन सब में सबसे फेमस है सारनाथ का सिंह स्तंभ। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और यह मौर्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। और कमाल की बात यह है कि आज वही सारनाथ का शेर वाला स्तंभ हमारे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सोचिए, हजारों साल का सफर, आज भी मौर्यों की वो विरासत हमारे साथ है, हमारे बीच है। और बस इसीलिए मौर्य काल को अक्सर राजनीतिक एकता का गोल्डन एज कहा जाता है। उन्होंने पहली बार एक ब्लूप्रिंट तैयार किया,
एक सपना दिखाया कि एक संगठित, एक अखंड भारत कैसा दिख सकता है। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि बड़े से बड़ा साम्राज्य भी हमेशा नहीं रहता। तो सवाल यह है कि मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? असल में इसके कई कारण थे। हुआ यह कि अशोक के बाद जो शासक आए वह उतने काबिल नहीं थे। फिर इतना बड़ा साम्राज्य था, उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता जा रहा था। खजाने पर भी दबाव बढ़ रहा था। और फिर आखिरकार 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके ही सब